Curie. I'm the only person to win the Nobel Prize in two different scientific fields, chemistry and physics. I have discovered two elements, polonium and radium. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या आप जानते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट और खून की वेसल्स पर मुश्तमिल होता है और इसका काम ब्लड को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का है। ब्लड वेसल्स की इकसाम ये है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। दिल ये एक ऐसा ऑर्गन है जो लंग्स के दरमियान में मौजूद होता है, जो कि खून को जिस्म के तमाम हिस्सों में पंप करता है। आज हम क्लास 7 की साइंस के यूनिट नंबर 2 ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स, इंसानों और पौधों में ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। इंसानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इंसानों में ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो ये सारा काम ट्रांसपोर्ट सिस्टम करता है। इंसानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है, आइए इस एनिमेटेड वीडियो में देखते हैं। हमारा दिल कैसे काम करता है। इंसानी दिल दोहरे पंप, डबल पंप की तरह काम करता है। फेफड़ों और जिस्म के बाकी हिस्सों से खून एट्रिया में दाखिल होता है। दोनों एट्रिया बैक वक्त सिकुड़ते और खून को वेंट्रिकल्स में धकेल देते हैं। इस तरह ये एक पंप हुआ। अब दोनों वेंट्रिकल्स बैक वक्त सिकुड़ते और खून को फेफड़ों और जिस्म के बाकी हिस्सों की जानिब धकेलते हैं। इस तरह ये दूसरा पंप हुआ। हमारा दिल 70 मरतबा फी मिनट की रफ्तार से धड़कता है। हम अपने दिल की धड़कन या पल्स को अपने अंगूठे की बुनियाद पर कलाई की अंदरूनी जानिब उंगलियां रखकर महसूस कर सकते हैं। खून की नालियां, ब्लड वेसल्स। खून तमाम जिस्म में खून की नालियों के जरिए गर्दिश करता है। खून की 3 किस्म की नालियां हैं जो आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स कहलाती हैं। आर्टरीज खून की वो नालियां हैं जो खून को दिल से जिस्म की तरफ ले जाती हैं। आर्टरीज की दीवारें मोटी और लचकदार होती हैं। ज्यादातर आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। अलबत्ता पल्मोनरी आर्टरीज फेफड़ों की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं। आर्टरीज तकसीम दर तकसीम होकर छोटी नालियां बनाती हैं जो कैपिलरीज कहलाती हैं। कैपिलरीज जिस्म में खून की सबसे बारीक नालियां हैं। वो इतनी बारीक हैं कि इनमें से सुर्ख सेल्स यानी रेड सेल्स एक एक करके गुजरते हैं। कैपिलरीज की खून से खुराक और ऑक्सीजन जिस्म के सेल्स में जज्ब होते हैं। फासद मादे और कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म के सेल से कैपिलरीज के खून में जज्ब होते हैं। कैपिलरीज दोबारा मिलकर खून की बड़ी नालियां बनाती हैं जो वेन्स कहलाती हैं। वेन्स खून की वो नालियां हैं जो खून को दिल की तरफ वापस लाती हैं। ज्यादातर वेन्स ऑक्सीजन की कमी वाला यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिल की तरफ वापस लाती हैं। अलबत्ता पल्मोनरी वेन्स फेफड़ों से ऑक्सीजन वाला यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिल की तरफ लाती हैं। क्या आपको मालूम है खूनी निजाम 2 किस्म के होते हैं, एक सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और दूसरा पल्मोनरी सर्कुलेशन। इस लेक्चर में हम दोनों सर्कुलेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। जी तो बच्चों, आपने देखा कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम दिल, खून की नालियों और खून पे मुश्तमिल है। रेड ब्लड सेल्स की कहानी उसकी ज़बानी सुनते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। हाय, गेस करें कि मैं कौन हूँ। चले मैं आपको एक हिंट देती हूँ। मेरा आपके जिस्म के अंदर बहुत अहम काम है और आपका दिल ये काम करने में मेरी मदद करता है। मैं रेड ब्लड सेल हूँ। मेरा काम बहुत अहम है। आप इसके लिए मुझे बाद में थैंक यू करेंगे, लेकिन मैं आपके दिल के बगैर तमाम क्रेडिट नहीं ले सकती। मैं ये काम नहीं कर सकती। आप देख सकते हैं कि मैं आपके जिस्म में छोटे ट्रक की डिलीवरी की तरह हूँ। मैं चीजों को पिक करती हूँ और ड्रॉप करती हूँ। मैं बाज़-औक़ात हाईवेज पर सफर करती हूँ जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। मैं सर्कल सिस्टम कहना पसंद करूंगी क्योंकि मैं सर्कल में जा रही हूँ। ये सिस्टम आपके दिल और ब्लड वेसल से मिलकर बनता है और आपके खून को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक लेकर जाता है। आपकी ब्लड वेसल्स छोटी टनल्स की तरह होती हैं जो आपके पूरे जिस्म में होती हैं। ये आर्टरीज से मिलकर बनती हैं जो आपके जिस्म में ऑक्सीजन लेकर जाती हैं और वेन्स आपके जिस्म से लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जाती हैं। ये मेरा हाईवे है, लेकिन मैं खुद से मूव नहीं कर सकती। मैं खून के साथ ही मूव होती हूँ। आपका ब्लड किस तरह मूव करता है?
آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کا دل پمپ کیوں کرتا ہے؟ چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کے جسم میں دل کس طرح سب سے اہم مسل ہے۔ یہ خود بخود حرکت کرتا ہے، حتیٰ کہ یہ مشکل سے فیل ہوتا ہے۔ یہ ہر وقت حرکت کرتا رہتا ہے، جب آپ سو رہے ہوں یا بیٹھے ہوں تب بھی آپ کا دل حرکت میں رہتا ہے۔ اپنا ہاتھ اپنی چیسٹ پر رکھیں۔ اگر آپ تیز دوڑ رہے ہوں یا ورزش کر رہے ہوں تو آپ اسے آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا دل حرکت کرتا ہے اسے ہارٹ بیٹ کہتے ہیں۔ آپ کا دل روزانہ قریباً 100,000 ٹائمز دھڑکتا ہے۔ جب آپ کا دل دھڑکتا ہے تو یہ خون کو اندر اور باہر کی طرف پش کرتا ہے۔ یہ خون کو تیزی سے پورے جسم میں اور پیچھے کی طرف موو کرنے میں مدد دیتا ہے، اور یہ میری ڈیلیوریز کو اٹھانے میں مدد دیتا ہے اور آپ کے جسم میں انہیں مختلف جگہوں پر لے کر جاتا ہے۔ یہاں بہت سے ریڈ بلڈ سیلز ہیں، جیسا کہ میں اپنے جسم میں ویسا ہی کام کرتی ہوں، بلکہ اس وقت بھی کر رہی ہوں جب آپ سے بات کر رہی ہوں۔ یہاں میرا مختصر سا سفر شروع ہوتا ہے۔ میں آپ کے جسم میں کچھ جگہوں پر کچھ چیزوں کو ڈراپ کروں گی۔ مجھے مزید ڈیلیوری کرنے کے لیے زیادہ سپیڈ کی ضرورت ہے۔ میں آپ کے دل میں موجود خون میں سوئنگ کروں گی۔ دل کے ذریعے جانا آسان ہوتا ہے کیونکہ دل کے مخصوص کمرے اور دروازے ہوتے ہیں۔ میں ایک ہی کھولوں گی۔ اب میں دل کے دائیں طرف داخل ہوں گی۔ میں پہلے کمرے میں جاؤں گی، اسے رائٹ ایٹریم کہتے ہیں۔ پہلے دروازے کو ٹرائیکسپڈ ویلو اور دوسرے کمرے کو رائٹ وینٹریکل، اور اسی طرح دوسرے دروازے کو پلمونری ویلو کہتے ہیں۔ ہارٹ بیٹ دل سے خون سکویز کر کے ان کمروں سے اگلے ایریا تک پہنچانے کی وجہ بنتا ہے اور خون کو آرٹریز میں دھکیلتا ہے، جیسا کہ ٹنل وغیرہ، جو کہ جسم کے دوسرے حصوں کی طرف بھی جاتا ہے۔ اب ہم تھوڑا تیزی سے موو کریں گے کیونکہ دل نے مجھے پش کیا ہے۔ اب مجھے جانے کی ضرورت ہے اور چیزوں کو اٹھانے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے مجھے لنگز میں ڈیلیوری کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے باڈی میں کچھ مزید آکسیجن مالیکیولز کی ضرورت ہے۔ ہر شخص کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے لنگز اسے اپنی باڈی میں لاتے ہیں اور پھر اسے اٹھاتے ہیں اور اسے وہاں لے کر جاتے ہیں جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اس طرح کا لگتا ہے کہ آکسیجن کو اٹھانا ٹرکی ہوتا ہے، لیکن لنگز نے ایسا کرنے میں میری بہت مدد کی ہے۔ یہاں دیکھیں، باڈی میں ہم اکٹھا کام کرتے ہیں اور ہر چیز کو سموتھلی چلانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ جب میں لنگ میں جاتی ہوں تو یہ بڑی بات نہیں ہے، یہ آپ کو اس طرح دکھانا آسان ہے، اور یہ میری چھوٹی ٹنلز کے بہت قریب ہے۔ آکسیجن جو جم چکی ہے، جو دیواروں کے نیچے تیرتی ہے، وہ رائٹ کے لیے میرے اوپر جم کرتی ہے۔ جب یہ بہت زیادہ مجھ پر جم کرتی ہے تو میں زیادہ دیر تک ہولڈ نہیں کر سکتی، پھر میں ایک دوسرے پش کے لیے دل کی طرف واپس جاتی ہوں۔ یہ سب بہت جلدی واقع ہوتا ہے، اتنی تیزی سے جتنی تیزی سے بلنکنگ ہوتی ہے۔ اب اس وقت مجھے دل کی دوسری طرف جانے کی ضرورت ہے۔ یہ سائیڈ ہم سب کے لیے ہے۔ ریڈ بلڈ سیلز آکسیجن کیری کرتے ہیں۔ اس وقت دل تھوڑا ہمیں پش کرتا ہے کیونکہ ہم میں سے کچھ کا ٹرپ لمبا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں فرسٹ روم کی طرف جاؤں گی، جسے بایاں ایٹریم کہتے ہیں، جو میٹرل والو تک ہوتا ہے، اور پھر بائیں وینٹریکل میں میرا ایک بڑا پش ہوتا ہے۔ پھر ایورٹک ویلو میرے جرنی میں آتا ہے۔ مجھے اپنی جاب بہت پسند ہے کیونکہ میں یہاں سفر کرتی ہوں۔ میں یہاں فٹ ایریا میں ڈیلیوری کروں گی۔ یہاں یہ مجھے ٹنل وال کے قریب ڈرا کرنا ہوگا اور آکسیجن میرے کپ میں آ جائے گی اور ٹنل سے سکویز ہو جائے گی۔ یہ دیکھنے میں کافی نیٹ ہے، جبکہ ایسا کرتے وقت میں ایک دوسرے پک اپ کروں گی۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کو لنگز میں لے جانے کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا باڈی سانس باہر نکالتے ہوئے اسے خارج کر دیتی ہے۔ ایسا کرنے کے لیے میں صرف ایک سیل ہوں اور میں اسے لیتی ہوں اور پھر نکال دیتی ہوں۔ میں دوبارہ دل کی طرف واپس جاؤں گی۔ یہ تھوڑا ٹرکی ہے کیونکہ مجھے رائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہل کلائمبنگ کی طرح ہے کیونکہ اس کی وجہ سے وینز کے چھوٹے ٹریپ ڈورز ہوتے ہیں، جنہیں ویلوز کہتے ہیں، جو صرف ایک طرف کھلتے ہیں۔ یہ مجھے غلط ڈائریکشن میں تیرنے سے روکتی ہے، لہٰذا میں مسلسل آتی اور جاتی ہوں۔ دل مسلسل دھڑکتا رہتا ہے اور بلڈ سٹریم کو پش کرتا ہے۔ بعض اوقات میں دل کی طرف واپس جاتی ہوں جہاں میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو لنگز میں بھیجتی ہوں اور ایک دوسرے پک اپ کے لیے جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہوں۔ لہٰذا یہ میرا کام ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ کتنا اہم ہے؟ دل مجھے اپنا کام کرنے میں بہت مدد کرتا ہے۔
ग़िज़ा हमारे सर्कुलेटरी निज़ाम को मुतासिर करती है, जो कि बीमारियों का बाइस बनती है, जैसा कि हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और अस्थमा वगैरह। हम इन सब अमराज को तरतीब से पढ़ेंगे। दिल का दौरा पड़ने से खून की फ्राहमी में कमी के सबब दिल के पट्टों के एक हिस्से की मौत हो जाती है। बाकी तफसील हम इस वीडियो में समझेंगे। दिल मसल सेल्स का बना होता है। इन सेल्स को भी जिस्म के दूसरे सेल्स की तरह सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए खुराक और ऑक्सीजन दरकार होती है। खून की वो नालियां जो दिल को खुराक और ऑक्सीजन फराहम करती हैं, क्रोनरी आर्टरीज कहलाती हैं। एक ठोस मादा प्लेक क्रोनरी आर्टरीज की दीवारों में जमा हो सकता है। ये मादा चिकनाई और दूसरे सेल्स का बना होता है। इसकी वजह से क्रोनरी आर्टरीज तंग हो सकती हैं। बाजुकात ये मादा खून का लोथड़ा यानी ब्लड क्लॉट बनकर क्रोनरी आर्टरीज को बंद कर देता है। इसकी वजह से दिल के किसी हिस्से में खून नहीं पहुंच पाता। दिल का ये हिस्सा खुराक और ऑक्सीजन की कमी से मरना शुरू हो जाता है। दिल के एक हिस्से की मौत हार्ट अटैक कहलाती है। अगर दिल के मसल का ज्यादा हिस्सा मर जाए तो दिल खून को पंप करने के काबिल नहीं रहता और इंसान की मौत वाक़ई हो सकती है। अगली बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर सर्कुलेटरी सिस्टम की एक खराबी है। ब्लड प्रेशर फोर्स की वो मिकदार है जो खून आर्टरीज की दीवारों पर लगाता है। अगर किसी शख्स का ब्लड प्रेशर नॉर्मल मिकदार यानी 120/80 से ज्यादा रहे तो ये हालत हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहलाती है। बढ़े हुए ब्लड प्रेशर से खून की नालियों को नुकसान पहुंच सकता है और इसके नतीजे में गुर्दे यानी किडनीज और दिल नकारा हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के शिकार लोगों में सर दर्द, थकावट, धुंधली बसारत, नाक से खून का बहना वगैरह जैसी अलामात पाई जाती हैं। चिकनाई से भरपूर ग़िज़ा, नमक का ज्यादा इस्तेमाल, सिगरेट नोशी, मोटापा, डायबिटीज, वर्जिश की कमी वगैरह हाई ब्लड प्रेशर के खतरे को बढ़ा सकती हैं। ब्लड ग्लूकोज ज्यादा होने या फिर इंसुलिन की सिक्रीशन कम या बंद होने की सूरत में डायबिटीज होती है। इसके बारे में मजीद जानते हैं। डायबिटीज वो बीमारी है जिसमें किसी शख्स की ब्लड शुगर ज्यादा हो जाती है। इसकी वजह ये है कि इसका जिस्म मुनासिब मिकदार में इंसुलिन पैदा नहीं करता। इंसुलिन एक कीमियाई मादा है जो हमारे पैंक्रियाज में पैदा होता है। इंसुलिन ब्लड शुगर कम करने में मदद देती है। इंसुलिन के बगैर एक शख्स को डायबिटीज हो जाती है। वजन की कमी, बार बार यूरिन आना, बढ़ी हुई प्यास और भूख वगैरह डायबिटीज की चंद आम अलामात हैं। अगर कोई शख्स अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो बसारत और समात की ज़िया, हार्ट अटैक, मसूड़ों की बीमारी और गुर्दों की खराबी वगैरह के खतरात से दो चार हो सकता है। एक शख्स अदवायात खाकर या मुनासिब ग़िज़ा खाकर या वर्जिश करके अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकता है। अस्थमा यानी दमा ये एक ऐसा मर्ज है जिसमें सांस की नालियां तंग हो जाती हैं। ये फूल जाती हैं और इजाफी बलगम पैदा करती हैं। दमा या अस्थमा एक एलर्जी है जो फेफड़ों की नालियों की सोजिश और तंगी का बाइस बनती है। अस्थमा का मरीज जब सांस लेता है तो सीटी की आवाज पैदा हो सकती है, उसे खांसी आ सकती है और उसे सीने में घुटन महसूस हो सकती है। अस्थमा का बाइस बनने वाली अशिया एलर्जेंस कहलाती हैं। गर्दो गुबार के माइट्स यानी डस्ट माइट्स, पोलन ग्रेन्स और चंद ग़िज़ाएं अस्थमा का बाइस बन सकती हैं। अस्थमा के हमले की अलामात में खांसी, सांस की तंगी, सीटी की आवाज, सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द, पसीना और नब्ज की बढ़ी हुई रफ्तार वगैरह शामिल हैं। अस्थमा का शदीद हमला मौत का बाइस बन सकता है। अस्थमा का इलाज आसान नहीं है, लेकिन मदरजा झैल हदायत पर अमल करके एक शख्स अस्थमा के साथ भी नॉर्मल और फाल जिंदगी बसर कर सकता है। अस्थमा के एलर्जन से बचने की कोशिश करें, पानी का कसरत से इस्तेमाल करें, इससे आपको सुकून मिलेगा। डॉक्टर की हदायत के मुताबिक दवाई या इनहेलर इस्तेमाल करें। ट्रांसप्लांटेशन या पैवंदकारी। आइए बच्चों, इस एनिमेटेड वीडियो में हम देखेंगे कि पैवंदकारी किस किस अज़ा की करते हैं और क्यों करते हैं। पैवंदकारी या ट्रांसप्लांटेशन। बाज़ औक़ात किसी शख्स में बीमारी या चोट की वजह से कोई ऑर्गन अपना काम बंद कर सकता है, लेकिन अब साइंसदानों ने इस मसले का हल तलाश कर लिया है।
ऑर्गन ट्रांसप्लांट में किसी नकारा ऑर्गन को सेहतमंद ऑर्गन से बदल दिया जाता है। डॉक्टर किसी सेहतमंद शख्स से ऑर्गन लेकर इसे मरीज के जिस्म में लगा देता है। ट्रांसप्लांटेशन के बाद मरीज दोबारा नॉर्मल जिंदगी बसर करने लगता है। तमाम ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट नहीं हो सकते। वो ऑर्गन्स जो ज्यादातर ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, गुर्दा यानी किडनी, बाजुकात किसी शख्स के जिस्म में किसी फेल की बहाली के लिए मसनूई ऑर्गन्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। मसनूई ऑर्गन यानी आर्टिफिशियल ऑर्गन इंसान का बनाया हुआ ऑर्गन है जो ज़ायाशुदा कुदरती ऑर्गन की जगह लगाया जाता है। आजकल मसनूई टांगों, बाजुओं, हड्डियों, आर्टरीज, आँखों, दांतों और कानों की पैवंदकारी आम है। वो साइंसदान जो मसनूई जिस्मानी हिस्से डिजाइन करते हैं बायोमेडिकल इंजीनियर्स कहलाते हैं। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बहुत ख्याल रखिएगा और अपने घरों में महफूज रहिएगा। अल्लाह हाफिज।